हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए टारगेट सीरीज चला रहे हैं और हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में, नए क्वेश्चंस के साथ में। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो कह रहा है 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? तो भैया ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जब भी आप बेचते हैं तो जो अंकित मूल्य होता है उस पर से कुछ छूट दे के बेचा जाता है और हमारा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, वैसे ही विक्रय मूल्य हम कितना मान के चलेंगे, हमेशा 100% मान के चलेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था भैया, 100% था। कितने परसेंट की छूट दे दी गई बेटा? 12% की छूट दे दी गई। तो अगर अंकित मूल्य 100% का है, जिसपे डिस्काउंट देने के बाद वस्तु सेलिंग प्राइस में बदलती है, तो इसका मतलब मैं इसमें से 12% माइनस कर दूंगा। और आप जानते हैं कि 100% में से 12% माइनस करने पर मतलब 100 में से 12 माइनस कर दें, और अगर मैं 100 में से 12 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास वैल्यू जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 88%। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100% था तो उसका विक्रय मूल्य कितना परसेंट आ जाएगा बेटा, 188% आ जाएगा, 88% आ जाएगा। अच्छा, ये विक्रय मूल्य है कितने के बराबर? कह रहा है 132 रुपए के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि 88% की जो वैल्यू है बेटा वो कितने के बराबर है, 132 रुपए के बराबर है। हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, कि खिलौने का मार्क्ड प्राइस कितना था। तो बेटा खिलौने का जो मार्क्ड प्राइस होगा, अभी मैंने बताया कि ये किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 132, 132/88। इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में कर देंगे बेटा 100 कर देंगे, 11 टाइम्स काट देंगे, 11 88 जा, 11 1 जा, 11 2 जा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 150 रुपीज़। जो अंकित मूल्य हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़ हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, 132/88 आ जाएगा, आपको पता है। 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 8 जा 88, 11 1 जा, 11 2 जा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से कैंसिल आउट करके 50, 53 जा 150। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ जाएगा बेटा, 150 रुपीज़ आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा एल्गोरिथम के लिए। उम्मीद करता हूँ प्यार आपका बराबर मिलता रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, कह रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। बेटा आपको पहले के लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं कि जब भी साधारण ब्याज की बात आएगी, जब भी साधारण ब्याज की बात आ जाएगी तो मूलधन जो होगा, प्रिंसिपल जो होगा वो हमेशा कितने परसेंट होगा, 100% होगा। और जो दर बनेगी, जो ब्याज बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा, वो हमेशा किससे आएगा, दर गुणे समय से आ जाएगा, R/T से आ जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि जो दर दी गई है वो कितने परसेंट की दे दी गई है, 4% की, और वर्ष कितने दिए गए हैं, 3 वर्ष। तो मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल जो है वो 100% है। 100% की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2500 रुपीज दे रखी है बेटा। कितनी दे रखी है, 2500 रुपीज दे रखी है। तो 100% की वैल्यू 2500 रुपीज आ जाएगी। आपसे ब्याज पूछा हुआ है तो ब्याज की जो दर है वो 4% की है, और जो समय दे रखा है आपका 3 वर्ष का दे रखा है, तो 4 3 जा 12%, 12% की वैल्यू पूछ रखी है। अब बताइए जरा, क्या 100% की वैल्यू अगर 2500 है तो क्या ये वैल्यू 25 टाइम्स नहीं है? अगर ये वैल्यू 25 टाइम्स है तो जो ब्याज ब्याज हो जाएगा हमारा, SI हो जाएगा टोटल, वो 12% हो जाएगा। और ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 25 टाइम्स आ जाएगा। तो 12 5 जो 60 का 0 कैरी हुआ 6, 12 12 2 जो 24 6, 300। कितने रुपए का ब्याज आ जाएगा बेटा, 300 रुपए का ब्याज आ जाएगा। 300 रुपए का ब्याज बेटा आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। पहले के क्लासेस में भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कैसे होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तुहिन और प्रणव, क्वेश्चन है, तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट के लिए काम किए। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शंस भी बहुत क्लोज हैं, 25 मिनट, 24 सेकंड, 52 मिनट, 30 सेकंड, 52 मिनट, 40 सेकंड। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बेटा क्या है कि इसमें सीक्वेंशियल क्वेश्चंस होते हैं। सीक्वेंशियल क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियल क्वेश्चन के अंदर देखिए ध्यान से क्या करने वाले हैं
कह रहा तुहिन और प्रणव, तो तुहिन जो है वो 42 मिनट में किसी काम को कर सकता है, और प्रणव जो है, प्रणव भैया जो है वो कितने मिनट में कार्य कर रहे हैं, 70 मिनट में कार्य कर रहे हैं। तो बेटा आप अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 210। एलसीएम कितना आ जाएगा, 210 एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम 210 आ जाएगा, पाँच, इफिशियंसी इसकी 5 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3। तो जो तुहिन है वो 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, और प्रणव जो है वो 1 घंटे में 3 काम कर रहा है। बेटा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए, तो पहले तुहिन आएगा, 1 मिनट में कितना काम करेगा, 5 मिनट काम करेगा। फिर प्रणव आएगा, 1 मिनट में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो पहले तुहिन आएगा, 1 मिनट में 5 काम करेगा, और फिर प्रणव आएगा, 1 मिनट में 3 काम करेगा। बेटा दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम करते हैं, केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा, बेटा देखें ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि 1 मिनट में जब तुहिन ने 5 काम किया, और अगले मिनट फिर प्रणव आएगा, 3 मिनट काम करेगा, तो अगली बार फिर तुहिन आएगा, 5 काम करेगा, और फिर प्रणव आएगा, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि 2 मिनट में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, पहले तुहिन आते हैं, फिर प्रणव आते हैं, और दोनों मिलाकर कितना काम कर देंगे, 5 और 3 8 काम कर देंगे। बेटा कितना काम कर देंगे, 8 काम कर देंगे। तो 2 मिनट में कितना काम हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये सीक्वेंस करते हुए 8-8 यूनिट काम करते हुए 210 हम कितनी बार में जा सकते हैं। बेटा 210 हम कितनी बार में जा सकते हैं, तो बेटा 210 जाने के लिए आप देखिए, 8 दूनी 16, 2, 16 में से 21 में से 16 गया, 5 बजेगा, और 8 छंग 48, 26 चक्कर तो पूरे पूरे आप लगा लोगे। 26 चक्कर पूरे पूरे लगा लोगे तो काम कितना हो जाएगा, 208 काम हो जाएगा। बेटा कितना काम हो जाएगा, 208 काम हो जाएगा। और अगर 26 चक्कर यहाँ लगेंगे तो दो, एक चक्कर 2 मिनट का है, तो 26 दूनी 52। बेटा 52 मिनट तो आपके पूरे पूरे आ जाएंगे, 52 मिनट जो आ जाएंगे पूरे पूरे आ जाएंगे। 52 मिनट में काम कितना हो जाएगा बेटा, 208 काम हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो बेटा कट गया, पहला वाला ऑप्शन कट गया। अब मुझे ये बताइए, 52 मिनट में 208 काम हुआ है, और लास्ट में काम खत्म करके कौन जा रहा है, प्रणव जा रहा है। तो अगली बार कौन आएगा, तुहिन आएगा। अगली बार जब तुहिन आएगा तो तुहिन के लिए काम कितना बचा हुआ है बेटा, देखें 210 काम था, 210 काम में से 208 काम हो गया है, कितना काम बचा बेटा, 2 काम बचा। और अगर 2 काम को करेगा तुहिन, तो तुहिन की क्षमता कितनी है बेटा, 5 क्षमता है। तो 2/5 मिनट लगेंगे। अगर मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो बेटा किसकी गुणा होगी, 60 की गुणा हो जाएगी। काट देंगे, 12 दूनी 24, कितने सेकंड लग जाएंगे, 24 सेकंड में जो तुहिन है वो काम कर देगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 52 मिनट यहाँ और 24 सेकंड यहाँ। तो 52 मिनट, 52 मिनट और 24 सेकंड में जो है ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 52 मिनट 24 सेकंड में काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन साइक्लिक काम पे बेस्ड होते हैं, आप ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, पहले आदमी की क्षमता, दूसरे आदमी की क्षमता देख लेंगे, कितने कितने मिनट में काम हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 मिनट में तुहिन और प्रणव मिल के काम कितना कर पा रहे हैं, 8 काम कर पा रहे हैं। ये एक चक्कर की बात कर रहा हूं मैं, एक चक्कर में 2 मिनट है और 2 मिनट में 8 काम हो पा रहा है। कितना काम, कितने गुना करना है, 26 गुना काम करना है। तो 26 काम 8 से गुणा होकर 208 काम हो जाएगा। और एक चक्कर में जब 2 मिनट लग रहे हैं तो हमने चक्कर कितने लगा दिए, 26 चक्कर लगा दिए। बेटा जैसे ही आप 26 चक्कर लगाओगे, बेटा 26 चक्कर में आपका जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, 26 चक्कर में जो आपका काम होगा वो कितना हो जाएगा। स्लाइड मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है, आप बैक करके एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। देखिए, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से, 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। ठीक है बेटा, 8 बजे निकला, 9:30 बजे कार्यालय पहुंचा। कितने घंटे लग गए, 1.5 घंटे लग गए। 1.5 घंटे में टाइम कितना लगा, 90 मिनट का लग गया। ठीक है, कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपने घर से 8 बजे घर छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी कर ली। तो बेटा अगर मैं दूरी डी ले लेता हूँ, दूरी कितनी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, दूरी मैंने डी ले ली, तो 1/3 का मतलब, या डी को मैं 3 हिस्से में ले लेता हूँ, तो उसने एक हिस्सा पूरा कर लिया। सामान्य गति के 3/4 गति पर 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया। तो बेटा टाइम इसको कितना लगा होगा, एक हिस्सा कंप्लीट करने में, एक हिस्से को कंप्लीट करने में टाइम जो लगा होगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे चाल मतलब 4/3 हो जाएगा। टाइम की वैल्यू निकालूंगा तो डी हो जाएगा टी इक्वल्स टू 1/4/3। अच्छा अच्छा बेटा एक चीज बताइए मुझे, 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की है। ठीक है, तो पूरा टाइम जो है बेटा वो कितना लगा है, 90 मिनट का लगा है।
और 3/4 की गति पर 1/3 दूरी पूरी की गई है। अच्छा, 1/3 दूरी पूरी की गई है। अच्छा, एक चीज समझिए जरा, पूरी यात्रा को तय करने में टाइम कितना लगने वाला था? 90 मिनट का टाइम लगने वाला था। पूरी यात्रा को तय करने में टाइम कितने मिनट का लगने वाला था? 90 मिनट का लगने वाला था। अच्छा, इस 90 मिनट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, यानी अगर पहले वाले हिस्से को ये तय करता तो कितने मिनट में तय कर लेता? 30 मिनट में तय कर लेता। बाकी बचे हुए दो हिस्सों को ये कितने मिनट में तय करने वाला था? आप कहेंगे 60 मिनट में तय करने वाला था। कितने मिनट में तय करने वाला था? 60 मिनट में तय करने वाला था। बेटा मुझे ये बताओ, अगर इसने, दूरी तो फिक्स है, अगर दूरी फिक्स है तो टाइम और चाल का जो रिलेशन होता है ये इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम अगर ए बटे बी है तो चाल बी बटे ए हो जाएगी। देखें, जो चाल थी इसकी, इसने चाल कितनी चली है? 3/4 की चाल से चला है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। मुझे ये बताइए, पहले अगर इसको 3 मिनट लगने वाले थे तो बाद में कितने मिनट लगते? 4 मिनट लगते। तो 3 की वैल्यू हमें कितने मिनट दे रखी है? 1/3। पहले कितने मिनट लगने वाले थे? 30 मिनट लगने वाले थे। बेटा अगर पहले 30 मिनट लगने वाले थे तो बाद में इसने कितने मिनट लगा दिए? 40 मिनट लगा दिए। बेटा कितने मिनट लगा दिए? 40 मिनट लगा दिए। अब मुझे ये बताइए, अगर इसने 40 मिनट लगा दिए तो बचा टाइम कितना? बचा टाइम कितना? बचा टाइम बेटा, 90 मिनट की दूरी थी, हमने 40 मिनट लगा दिए। 40 मिनट लगा दिए कितने की रफ्तार से? 50 मिनट बचे। 50 मिनट बचे। अब मुझे ये बताइए कि दूरी कितने मिनट में चलनी थी? 60 मिनट में चलनी थी। आपने कितने मिनट में चल दी? 50 मिनट में चल दी। अब टाइम, अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो आ रहा है, पहले इसको 60 मिनट लगने थे, अब लगा कितने रहा है? 50 मिनट लगा रहा है, तो मैं कहूंगा 5/6 का अनुपात आ गया। अगर टाइम का रेशियो 5/6 है तो स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा? बेटा स्पीड का रेशियो रहा होगा 6/5। बेटा स्पीड का रेशियो जो रहा होगा वो रहा होगा 6/5। स्पीड का रेशियो 6/5 रहा होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। दोबारा देखते हैं एक बार, ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेंगे बेटा। 8 बजे से 9:30 बजे तक ये बंदा, 8 बजे निकलता है, 9:30 बजे घर पहुंच जाता है। 8 बजे निकलता है, 9:30 बजे पहुंच जाता है। 1.5 घंटे में दूरी तय करने वाला था। मिनट में हमारे पास ये दूरी कितने मिनट की थी? 90 मिनट की थी। बेटा पहले केस में आपसे जो बोला गया है वो बोला है दूरी को ये 3 हिस्सों में चलता है, पहले 1/3 चलता है, फिर 2/3 चलता है। तो पहले अगर 90 मिनट में पूरी दूरी तय करनी थी तो बेटा 1/3 हिस्से को कवर करने में कितने मिनट का समय लगने वाला था? 30 मिनट का समय लगने वाला था। जबकि चाल का जो अनुपात है वो कितना हो गया? 3/4 हो गया। तो चाल का अनुपात अगर 3/4 है तो समय का अनुपात 4/3 बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए जरा ध्यान से कि दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड, स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर डी को मैं फिक्स कर दूं, डी को मैं क्या कर दूं? फिक्स कर दूं, फिक्स कर देता हूं डी को, तो एस और टी का जो रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। इनवर्स रिलेशन आ जाएगा मतलब स्पीड अगर ए बाई बी है तो टाइम क्या हो जाएगा? बी बाई ए हो जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन में आ जाता है। उसी हिसाब से हमने कहा, जब चाल सामान्य गति 3/4 की थी, सामान्य गति 3/4 की थी, चाल भाई 3/4 की थी, तो टाइम 4/3 का हो जाएगा। पहले अगर 30 मिनट लगाता होगा तो अब कितने मिनट लगाएगा? 40 मिनट लगाएगा। तो मैंने 30 मिनट, 3 की वैल्यू 30 तो 4 की वैल्यू 40। अच्छा, मुझे 90 मिनट में से 40 मिनट में खर्चा कर चुका हूं, मेरे पास टाइम कितना बचा? 50 मिनट। यानी जो दूरी मुझे बचे हुए 60 मिनट में कवर करनी थी वो दूरी मैं कितने में कवर करूंगा? 50 में। तो 50/60, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5/6 अनुपात आ जाएगा। बेटा अगर टाइम का अनुपात 5/6 है तो स्पीड का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 6/5। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे, नोट कर लेंगे एक बार क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मेरे ख्याल से पिछली बार भी हम ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं, तो आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मैं बता देता हूँ। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में अनुपात जो है 5:4:2 का है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? बेटा देखिए, क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल को क्या करना है? बराबर रखना है। तो अब आपको पता है कि कुल क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2LB/BH प्लस HL। कमरे का कुल क्षेत्रफल जो होता है बेटा क्या हो जाता है? कमरे का कुल क्षेत्रफल का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हो जाएगा बेटा। तो इन्होंने बोला है कि हमारे जो कमरे के क्षेत्रफल है
कमरे के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, मतलब कमरे के क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो बेटा मैं मान के चलता हूँ मेरी पहले की ऊंचाई जो थी, कमरे की पहले की ऊंचाई h1 थी और बाद की ऊंचाई कितनी हो गई, h2 हो गई। पहले की ऊंचाई h1 थी, बाद की ऊंचाई h2 हो गई। तो बेटा पहले लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाया गया, 40% बढ़ाया गया। तो लंबाई जो है वो 40% बढ़ गई। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, 2/5 होती है। 2/5 होने का मतलब 5 से 2 बढ़ जाएगी, तो 7/5 हो जाएगी। लंबाई 7/5 हो जाएगी। और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया गया। चौड़ाई मतलब ब्रेथ को 25% बढ़ाया। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है बेटा। 4 पे 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है। और कुल क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हो, अगर बेटा कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित है तो आप मुझे बताइए, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई का मान L1 B1 B1 H1 H1 L1 बराबर किसके हो जाएगा, 2 L2 B2 इंटू सॉरी L2 B2 प्लस B2 H2 प्लस H2 L2, ये मान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब अच्छा, ये वाली जो वैल्यूज थी, ये था L1, ये था हमारा L2, ये था B1 और ये था हमारा B2। H2 और H1 के बारे में कोई भी रिलेशन अभी नहीं पता है। चलिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो L1 का मान 5 है और B1 का मान 4 है, तो 5 चौको 20, 20 ये आ जाएगा। प्लस B1 इंटू H1, B1 की वैल्यू 4 है तो 4H1 प्लस L1 की वैल्यू 5 है तो 5H1, 5H1 बराबर में क्या आ जाएगा, L2 का मान कितना है बेटा, 7 है और B2 का मान कितना है, 5 है, तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। 7 पंजे 35 आ जाएगा। प्लस B2 कितना है, देखे बेटा B2 कितना है, B2 कहाँ गया, B2 आपका गया ये 5 और H2 5 H2 प्लस H2 L2 कितना है, 7 है, तो ये 7 H2 हो जाएंगे। बेटा ध्यान से देखिएगा, 20 प्लस 5 4 9 H1 बराबर 35 और प्लस 7 5 12 H2। बेटा अगर ध्यान से आप देखें, ध्यान से देखें, तो ये कह रहा है हमसे कि जो 20 प्लस 9H1 की वैल्यू है वो 35 प्लस 12H2 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं इस वैल्यू को इधर लेके जाता हूं तो आप ध्यान से देखेंगे क्या आ जाएगा, ये 9H1 माइनस 12H2 बराबर में कितना आ जाएगा, 35 माइनस 20 आ जाएगा। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो 3 से कटने वाली वैल्यू है ये 3H1 माइनस 4H2 बराबर में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब 3H1 और H2 के बीच में जो अंतर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। अब मैं वैल्यूज पुट करके देखता हूँ जरा, क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो H1 की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ और H1 की वैल्यू H2 की वैल्यू 1 ले लूँ, H1 की वैल्यू 3 ले लूँ और H2 की वैल्यू 1 ले लूँ, तो 3 त्रिक को 9, 4 एकम 4, वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी 3 और 1 का हो जाएगा 5। तो 3 और 1 का 5 हो जाएगा। कितना वृद्धि हो रहा है बेटा, इसकी वृद्धि कितनी हो रही है, इसकी वृद्धि हो रही है कितनी अरे यार, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। चलिए एक बार देखते हैं दोबारा क्वेश्चन को। कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5 4 2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। बेटा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है, 1 मिनट में एक सेकंड।
चलिए बेटा दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5, 4 और 2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है तो कमरे की चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? अच्छा, चलिए देखिए बेटा, कमरे की चारों दीवारों को कुल क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि कमरे के लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया गया। तो लंबाई को बेटा बढ़ा दिया गया, आपको जो लंबाई है वो आपकी बढ़ा दी गई है। लंबाई जो आपकी है, लंबाई बढ़ा दी गई है 40% से। 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, तो 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ब्रेथ जो है वो 25% से बढ़ा दी गई है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। 4 से 1 बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? 5 कर दिया जाएगा। और बाद की ऊंचाई में मान लेता हूँ कि ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, और ऊंचाई में मान लेता हूँ H1 और H2 हो जाएगी। तो पहले जो कमरे की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी L+B, L1B1 और H1 बराबर में 2 L2 प्लस B2 और H2। बेटा समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ध्यान से देखेंगे, L1 की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। B1 की वैल्यू कितनी थी? 4 थी। तो 2 L1B1 मतलब 5 4 9 H2 H1 बराबर में 2 से 2 हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट ही हो जाना है। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। L2 का मान 7 है और B2 का मान 5 है, तो 7 5 12 H2। 12 H2, तो बेटा H1 और H2 का जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 12/9। दैट मीन्स 3 3 जा 4, 3 4 जा 12। तो 4:3 का रिलेशन आ जाएगा बेटा, 4:3 का रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं पहले का आयतन देखूं तो पहले का आयतन कितना होगा? पहले की लंबाई थी 5 और चौड़ाई थी 4, और पहले की ऊंचाई कितनी आ गई? 4 आ गई। तो बेटा 5 चौको 20, 20 चौको 80, 80 यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। 80 यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। V1 V2 में क्या चेंज आ जाएगा? V2 में अगर आप देखें तो L2 का मान 7 हो जाएगा बेटा, और B2 का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और H2 का मान हो जाएगा 3। तो 5 या 15 सत्ते 135, 5 सत्ते सॉरी, अरे यार, चलिए हमने देखा था L का मान आपका 7/5 आ गया था, B का मान आपका आ गया था 5/4, और H1/H2 आपकी जो वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी आपकी मेरे ख्याल से 4/3 आई थी। 3 चौक 12, 3 2 9, हाँ ठीक है। तो पहले का जो वॉल्यूम होगा, पहले का वॉल्यूम, पहले की लेंथ, चौड़ाई, ऊंचाई, ये वाली, तो 5 × 4 × 4 मतलब 80 यूनिट आई थी। और दूसरा वाला जो वॉल्यूम आ गया था वो आ गया था 7 × 5 × 3, तो 7×5 = 35 दिया 105, 105 यूनिट। अब आप देखें जरा ध्यान से, कितना बढ़ा है भाई? 25 यूनिट बढ़ गया है। 25 यूनिट बढ़ गया है। 25 यूनिट की वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है। 25 यूनिट बढ़ा दिया गया है। 25 यूनिट कितने पर बढ़ा दिया गया बेटा? 80 पर बढ़ा दिया गया। 80 पर बढ़ा दिया गया है। प्रतिशत के लिए गुणे में 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ। 2 से काट दूंगा। 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125 हो जाएगा। 125/4, तो 4 3 12, 31 पॉइंट समथिंग करके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो 31.25% की वृद्धि हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई का मान क्या होगा अगर x² + y² बराबर कितना दिया है? 45 दिया है बेटा। कितना दिया है? 45 दिया है। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 5 दे रखी है। तो इसमें आप बेसिक फार्मूला यूज कर लेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बेस्ड है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है x² + y² + 2xy। और वहीं पे अगर नेगेटिव वाला यूज करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² + y² - 2xy। क्या इस फॉर्मूले का यूज करके आप वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे बोला गया है x² और y² का जो मान है वो 45 दे रखा है, और x माइनस वाई 5 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं x माइनस वाई की वैल्यू 5 लगा दूं तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y²। अगर ध्यान से देखें x² + y² का मान कितना दिया है? 45 दिया है। तो इसकी वैल्यू 45 हो जाएगी बेटा, -2xy। अब देखें जरा, 2xy को अगर मैं अपोजिट साइड में लेके आऊं तो ये हो जाएगा 45, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, कैंसिल माइनस कर देंगे। तो 2xy इक्वल्स टू 45 में से 25 चला जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बेटा। इसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप करने के लिए क्या करेंगे? वैल्यू सपोज कर लीजिए। क्या कर लें? वैल्यू सपोज कर लेते हैं। चलिए वैल्यू सपोज वाला क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा।
फिलहाल के लिए आप ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेंगे। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट और वैल्यूज पुटिंग, अभी ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन करने हैं जिसमें हमें थीटा पुटिंग वगैरह सीखनी है। तो धीरे धीरे करके आपकी क्लासेस जैसे होती जाएंगी आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ डीई और बीसी के समानांतर। अच्छा, डीई बीसी के समानांतर है और त्रिभुज एबीसी के अन्य दो भुजाओं को द्विभाजित करती है और अनुपात अनुपात ए डी बटे डी बी बराबर 5/13 है। तो ईसी की लंबाई 26 सेंटीमीटर, तो फिर एई सेंटीमीटर की लंबाई निर्धारित करें। बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर कोई त्रिभुज है जिसमें आधार के समांतर एक भुजा खींच दी जाए, आधार के समांतर एक भुजा खींच दी जाए डी और ई, और ये क्या करे, ये दो पार्ट में इसको इक्वल डिवाइड कर दे। तो आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी बराबर डी ई बटे डी सी की जो वैल्यू आती है, जो अनुपात आता है वो आता है 1/2 आता है। बेटा 1/2 आता है। तो हमसे इस क्वेश्चन में उसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए कह रहा है भुजाओं को समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब ये भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुपात ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, बेटा ये वाला अनुपात, ये जो ए डी और बटे डी बी है ये वाला, जो हमसे कह रहा है ए डी बटे डीबी जो दिया गया है बेटा वो दिया हुआ है 5/13 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ बेटा 5/13 दिया है, द्विभाजित करती है। अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन ही है बट मिड पॉइंट पे नहीं है, 5/13 दिया हुआ है। एडी बटे डीबी बराबर 5/13 है। बेटा अगर मैं इसको पलट दूं डीबी बटे एडी, तो डीबी बटे एडी बराबर क्या हो जाएगा 5/13 था और ये पलट के कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। बेटा ये 13/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। अगर मैं +1 कर देता हूं तो आप समझ पा रहे हैं कि इसी में अगर मैं +1 कर दूं तो डीबी प्लस एडी आ जाएगा, डीबी प्लस एडी बटे एडी आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/13 प्लस 5/5 आ जाएगा, जिसमें हम डीबी प्लस एडी, डीबी ये वाली वैल्यू और एडी को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये मान किसका आ जाएगा, ये ए बी बटे ए डी का मान आ जाएगा। ए बी बटे ए डी बराबर कितना आ जाएगा, ए डी बटे ए बी बराबर आ जाएगा बेटा 18/5। यानी बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा में जो अनुपात आएगा वो 18/5 का अनुपात हो जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझिए, ए डी अगर ये 5 है तो पूरी भुजा की जो लंबाई होगी, जो पूरी भुजा की लंबाई होगी, एडी अगर 5 है तो पूरी भुजा की लंबाई कितनी होगी बेटा, ये 18 हो जाएगी। तो इसी अनुपात में सारी वैल्यूज बटेंगी, इसी अनुपात में क्या हो जाएगा सारी वैल्यूज बटेंगी। आपसे क्या बोला है, ईसी की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है। बेटा ये कितनी दी गई है, 26 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे पूछा है एई की लंबाई कितनी होगी, एई की लंबाई कितनी होगी। बेटा अभी मैंने बताया था कि जिस अनुपात में ये भुजाएं बटेंगी उसी अनुपात में ये वाली भुजाएं भी बटेंगी। अगर ये 18 है, ये 5 है और ये 13 है। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, ये 13 का डबल अगर 26 है इधर, तो क्या 5 का डबल इधर नहीं होगा, क्योंकि जिस अनुपात में एक तरफ बटेगा उसी अनुपात में दूसरी तरफ वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो 13 का डबल 26 इधर आ जाएगा, तो 5 का डबल एई का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। एई का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, एई का मान 10 आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा होता, अगर आपसे ये पूछ लेता कि पूरी भुजा एसी की लंबाई बताइए, तो पूरी भुजा एसी की लंबाई 10 और 26 कितना आ जाता, 36 आ जाता। बेटा ये पूरी लंबाई कितनी आ जाती, 36 आ जाती। तो जिस अनुपात में एक तरफ की भुजाएं डिवाइडेड होंगी उसी अनुपात में दूसरी तरफ की भुजाएं भी डिवाइडेड हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बेटा एई की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि लब्धि प्राप्तांक जो है 80 से 90 बच्चों छात्रों के, अच्छा ये प्राप्तांक है 80 से 90 के बीच में 6 बच्चों की संख्या है, 90 से 100 के बीच में 9 बच्चों की संख्या है, 100 से 110 के बीच में 16, 110 से 120 13 बच्चे हैं, 120 से 130 4 बच्चे हैं और 130 से 140 तक 2 बच्चे हैं। कह रहा है 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अच्छा 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। बेटा देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ एक रेंज दे रखी है। रेंज के बारे में बोला गया है कि 130 और 140 के तक, 130 से लगा के 140 तक 2 बच्चे हैं।
बेटा 130 से 140 तक दो बच्चे हैं, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि 140 पर कितने हैं। हमें केवल एक रेंज का डाटा दिया हुआ है कि 130 से 140 के बीच में दो बच्चे हैं। तो हम इस बारे में ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि 140 वाले कितने होंगे या 130 और 140 के बीच में कितने होंगे। हमें ये पता है कि 130 और 140 की रेंज के बीच में जो बच्चे हैं वो कितने हैं, दो हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं हो सकता, डाटा इनसफिशिएंट है। तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में क्या दिया गया है देखें। 100 और अधिक बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 100 और अधिक, अच्छा 100 और अधिक, तो अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन है इन दोनों में डिफरेंस है, आप समझिए। पिछले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, एग्जैक्ट डाटा पूछा हुआ था कि 140 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, जबकि हमें एक रेंज दी गई है और रेंज के बेसिस पर हम कोई एक आंसर नहीं बता सकते थे। लेकिन यहाँ जो ये वाला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, इसके बारे में आपसे पूछा गया है 100 और 100 से अधिक वाले, 100 और 100 से अधिक बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले। तो हम ये देखें कि अगर हमें पिछले क्वेश्चन में जाके इसकी रेंज चेक करूं तो थोड़ा सा देखेंगे। यहां देखिए 80 से लेके 100 तक बच्चे यहां हैं, 100 के आगे की रेंज ये है। इसने हमसे क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में यही पूछा है कि 100 और 100 से अधिक वाले बच्चे कितने हैं। तो बेटा हम ये वाला डाटा क्या करेंगे, 100 से 110 16, 110 से 120 13, 120 से 130 4 बच्चे, 130 से 140 2 बच्चे। इन सारे डाटा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 16 4 20, 16 4 20, 13 2 15, तो 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा बेटा, 35 बच्चे आ जाएंगे। टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 बच्चे हो जाएंगे। देखिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से हमारा डाटा कितना आ जाएगा, 35 बच्चों का डाटा आ जाएगा, 35 बच्चे। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो ये स्टैटिक्स का डाटा था। आपको ऐसे ही क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो बच्चे भी आपके आसपास आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं उनको भी रिकमेंड कीजिए। आपकी तैयारी के साथ साथ उनकी भी तैयारी होती रहे और बेहतरीन रिजल्ट लेके आएंगे। रिजल्ट के बाद जैसे ही एग्जाम हो के आएगा, मेरा ये वादा है और मेरी पूरी टीम का ये वादा है कि आप ये बोलेंगे सर सारे ही सब्जेक्ट्स में हमने बहुत बेहतरीन मार्क्स लाए हैं और सिलेक्शन हमारा पक्का है। चलिए क्वेश्चन जो देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करिए कभी भी आपसे दो लोगों की एज का अनुपात दिया हो। मैं मान के चलता हूँ दो लोग हैं ए और बी, इनकी एज का अनुपात 1:5 है। बेटा ये अनुपात जो आता है वो उनकी उम्र से ही आता है। तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि दो लोगों की उम्र में जो भी अंतर होगा वो ताउम्र कभी भी बदलता नहीं है। तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन जो है हमारे पास आया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। तो दो व्यक्तियों की जो आयु है वो 5:9 के अनुपात में है। कह रहा उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। बेटा मुझे ये बताइए इस अनुपात के हिसाब से ये वाला बंदा जो है दूसरा वाला, ये कितने यूनिट ज्यादा है? ये बंदा यूनिट ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है। तो आप कहेंगे ये 4 यूनिट ज्यादा है क्योंकि इसकी उम्र कितने साल ज्यादा है, 40 साल ज्यादा है। कितने गुना है बेटा, 10 गुना है। 4 की वैल्यू 10 गुना है। कह रहा है उनकी आयु का योग कितना होगा। अब मुझे ये बताओ यूनिट वाइज अगर मैं जोड़ दूं तो यूनिट वाइज इनकी आयु का योग कितना होना चाहिए? 9 5 14 यूनिट होना चाहिए। अगर 14 यूनिट है, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई होगा? 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा उन दोनों की उम्र जो है वो कितनी साल की हो जाएगी? 140 साल की उन दोनों की उम्र हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर आपसे पूछा होता कि पहले वाले की उम्र कितनी होगी तो आप यहाँ भी 10 का गुणा कर देते तो कितने साल आ जाता? 50 साल का वो बंदा हो जाता। दूसरे वाले में भी आप 10 का गुणा कर देते तो ये 90 वर्ष का हो जाता। तो दोनों की उम्र भी अलग अलग निकाली जा सकती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेटा ये एज का क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। पूरा कार्य करने में कितना समय लगा होगा? चलिए देखते हैं। भैया राजा राजा भाई साहब जो है वो बहुत बड़े राजा हैं और 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। जो भैया रमेश है, रमेश भैया जो है वो कितने दिन में कर पा रहे हैं? 25 दिन में कर पा रहे हैं। आपको पता है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पूरे काम की यूनिट निकालने के लिए आप दोनों का लासा ले लेते हैं। तो 20 और 25 का लासा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा बेटा। 20 पंजे 100 और 25
4 जा। राजा जो भैया है, राजा भैया एक दिन में 5 काम करते हैं, रमेश भैया एक दिन में 4 काम करते हैं। चलिए ठीक है, इतना डाटा हमारा क्लियर है। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन ने हमसे कहा रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। भैया देखिए जरा, क्वेश्चन की टाइमलाइन में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। टाइमलाइन ये है कि पहले तो रमेश ने काम शुरू कर दिया, यहाँ पे जो भैया है ये रमेश भाई साहब ने काम शुरू कर दिया। रमेश भाई साहब कितने दिन तक काम कर लेते हैं, 10 दिन तक रमेश भाई साहब अकेले काम करते हैं, 10 दिन तक रमेश भाई साहब अकेले काम करते हैं। इस पॉइंट पर राजा भाई की एंट्री हो जाती है, तो यहाँ पे कौन कौन होगा, यहाँ पे रमेश और राजा दोनों मिलकर काम करेंगे, रमेश और राजा दोनों मिलकर काम करेंगे। कब तक काम करेंगे, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो बेटा पहले 10 दिनों में किसने काम किया है, पहले 10 दिनों में आप कहेंगे रमेश ने अकेले काम किया है। तो रमेश ने अकेले काम 10 दिन में कितना कर लिया होगा, तो 10 दिन में काम करेगा। एक दिन में रमेश भाई साहब जो है वो कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, तो 10 चौको 40। आप कहेंगे 40 यूनिट सर काम हो चुका होगा। अच्छा हमारे पास काम था कितना, 100 यूनिट था। तो इसमें से अगर मैं 40 यूनिट हटा दूं, इसमें से 40 यूनिट हटा दूं तो कितने यूनिट बच जाएगा बेटा, 60 यूनिट बच जाएगा। इस 60 यूनिट को कौन कौन करेगा, इस 60 यूनिट को राजा और रमेश दोनों मिलकर करेंगे। 60 यूनिट को राजा और रमेश जब दोनों मिलकर करेंगे तो बेटा कितने टाइम से करेंगे, तो आप कहेंगे जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता भी जुड़ेगी। तो 5 और 4 9 आ जाएगा, 9 से कैंसिल आउट करोगे, 3 3 जा 3 20 जा, तो 3 6 जा 18, 6 होल 2/3 डेज। ठीक है बेटा, 6 होल 2/3 डेज आ जाएगा। पहले अच्छा मुझे बताइए पूरा समय अगर मैं निकालूं, पूरा समय कितने दिन का लगा, तो पूरे समय के लिए मुझे बताइए बेटा, पहले 10 दिन तो राजा भैया काम कर चुके हैं, सॉरी रमेश भैया काम कर चुके हैं, नाम सही ले लेते हैं वरना राजा भैया गुस्सा हो जाएंगे। तो 10 दिन तक रमेश भाई साहब काम कर चुके हैं, और आगे काम कितने दिन चला है, 6 सही 2/3 दिन चला है बेटा। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 10 6 16, 16 सही 2/3 दिन का काम आ जाएगा बेटा। कितने दिन पूरा काम चला होगा, 16 सही 2/3 दिन काम चला होगा बेटा। दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है, देखिए भाई, एक कॉलेज में चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% अंक प्राप्त हुए, 62% अंक प्राप्त हुए, अंक नहीं सॉरी मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पेपर नहीं दे रहे थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, एवं उनमें से 144 मतों के अंतर से चुना गया। अच्छा भैया, ना कोई वोट इनवैलिड है, ना ही ऐसा है कि लोगों ने वोट नहीं किया, सबने ही वोट किया है और सबकी ही वोटें वैलिड है। तो मैं मान के चलता हूँ टोटल उम्मीदवार जो लिस्ट में थे वो कितने थे, 100% थे। 100% में से जीतने वाले को कितना मिल गया, 62% मिल गया भैया विनर को। लूजर को कितना मिलेगा बेटा, 38% लूजर को मिल जाएगा बेटा। लूजर को कितना मिल जाएगा, 38। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखूं, मार्जिन देखूं, तो मार्जिन कितने का आ रहा है बेटा, मार्जिन 24% का आ रहा है। कितने परसेंट का, 24% का आ रहा है। 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 144 दे रखी है। 24% की वैल्यू कितना दे रखा है, अंतर। तो वोटों में जो अंतर है बेटा, अंतर कितने परसेंट का था, परसेंटेज वाइज 24, और वोटों के हिसाब से कितने का अंतर था, 144 का अंतर था। कितने का अंतर था बेटा, 144 का अंतर था। कह रहा है कुल संख्या कितनी थी बेटा, आप मुझे बताओ, ये क्या 6 गुना नहीं है, 24 छक्के 144 होता है। तो 100 का भी कितने टाइम्स कर देंगे, 6 टाइम्स कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 वोट। उस चुनाव में टोटल बेटा वोट कितनी पड़ी थी, 600 वोट पड़ी थी बेटा। उस चुनाव में टोटल वोट कितनी थी, 600 वोट थी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा बेटा, और अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है बेटा? अगर ध्यान से देखें तो जब ये इस चाल से जा रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो कितने मिनट पहले पहुंच रहा है, 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अच्छा, देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। अगले दिन वह अपनी समय घर से चलता है और अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे जब बढ़ा देगा बेटा, तो इसकी चाल 2 से 3 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा। और कितने मिनट पहले पहुंच चुका है, 6 मिनट पहुंच चुका है। तो कितने मिनट का अंतर आ गया, 6 मिनट पहले देरी से पहुंचता था, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 6 12 मिनट का अंतर आ जाएगा बेटा। मैं मान के चलता हूँ इनके घर की जो दूरी है वो डी है। तो पहले जब डी दूरी से चल रहा था तो टाइम ज्यादा लग रहा था। डी दूरी को 2 सही 1/2 की चाल से चलता था, और प्लस टाइम का ही अंतर देख रहे हैं हम, सॉरी टाइम का अंतर देख रहे हैं कि टाइम में कितने कितने का अंतर आ रहा है। तो पहले डी दूरी को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, फिर 2.5 इसी डी दूरी को 3 सही 1/2 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, और टाइम का जो अंतर आ रहा है वो 6 + 6 मिनट, यानी घंटे में निकालेंगे तो 60 से भाग कर देंगे बेटा। 2 दूनी 4 1 5, तो 2 डी बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस 2 3 6 1 7, तो
2d बटे में कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, बराबर 6 6 12, 1/5, 1/5 ही आ जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14d माइनस 5 दूनी 10d बराबर 1/5, 5 से कैंसिल आउट कर दोगे बेटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 4d से 10d चले जाएंगे, कितने डी बचेंगे बेटा 4d बचेंगे, और सामने क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7/4, यानी एक सही 3/4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था वो अपने घर से। दूरी कितनी थी बेटा, एक सही 3/4 किलोमीटर की दूरी थी, एक सही 3/4 किलोमीटर की दूरी थी। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है। लोहे से बने एक ठोस सम प्रिज्म में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है एवं इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो लोहे के एक घन सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम है, तो प्रिज्म का वजन लगभग कितना होगा। प्रिज्म का वजन लगभग में पूछा हुआ है बेटा, वैल्यूज देख लेते हैं। तो हमें पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। क्या इसमें कोई नंबर सिस्टम का लॉजिक लग सकता है? नहीं लग सकता, 7 से ही कैंसिल आउट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है लोहे से बने एक ठोस सम प्रिज्म में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के अनुप्रस्थ काटे। बेटा जो ये प्रिज्म है कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो ये कुछ 3D शेप में प्रिज्म है। कह रहा है प्रिज्म का जो बेस है, बेस ट्रायंगुलर शेप में है। बेस कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में है। जो ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी और 13 हो जाएंगी। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए स्केलियन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, आपको पता है विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिएगा आयतन का जो फॉर्मूला होता है ऐसे सम प्रिज्म में, जो आयतन होता है, आयतन की जो वैल्यू होती है वो होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे में क्या आ जाती है, ऊंचाई आ जाती है। बेटा तो हमें इसके बेस का आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर आधार का क्षेत्रफल निकालने, तो आपको पता है भुजाएं कितनी है, 5 है, 10 है और 13। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आधार का क्षेत्रफल अगर निकालें, तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है आधार का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं हम, √s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी लगा देंगे। ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो s की वैल्यू क्या होती है बेटा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होती है। तीनों भुजाओं का आधा होता है, तीनों भुजाओं के सम का आधा होता है। मेरे ख्याल से ये नोट कर लिया होगा आपने। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले s की वैल्यू निकाल देते हैं। तो सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 5 13, 13 5 18, 18 10 28, 28 का आधा s बराबर 28/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। तो s फिर से देख लेते हैं, 10 13 5 13 5 18 10 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो जब मैं एरिया निकालता हूँ ट्रायंगल का, तो √14, 14 में से आपका 5 चला जाएगा 9 आ जाएगा, और 14 में से 10 चला जाएगा 4 आ जाएगा, और 14 में से आपका 13 चला जाएगा 1 आ जाएगा। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो नचौक 36, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, √14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा क्षेत्रफल का एरिया गुणे में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल जो है बेटा वो 6√14 है, 6√14 है। और h की वैल्यू जो आएगी वो कितनी दी गई है, ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा 7 नहीं है, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की है। देखिए ऊंचाई कितने सेंटीमीटर की दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की। तो आपको 10 सेंटीमीटर का गुणा करना पड़ेगा। 60√14 सेंटीमीटर क्यूब इसका बेटा क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो बेटा इसके ऑप्शन जो है वो पॉइंट में दे रखे हैं, पॉइंट में दे रखे हैं। तो आपको √14 की वैल्यू भी चाहिए होगी। अगर आप देखें तो 14 जो है वो 3 त्रिकोण 9 के आसपास है, 4 चौको 16 के आसपास बहुत ज्यादा आ रहा है। तो चलो इसका डेसिमल निकाल देते हैं। दशमलव में निकालने का तरीका क्या है बेटा, अंडर रूट को आप एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे ये, जिसका मल्टीप्लीकेशन इससे ज्यादा ना हो, तो 3 से कर लेते हैं। 3 3 जा 9 आ जाएगा बेटा, 14 में से 9 चला जाएगा 5 आ जाएगा, 3 3 6, 3 लिख के दशमलव लगाओगे 2 जीरो लगा दोगे। अब मुझे बताइए अगर मैं 10 बार में ले जाता हूँ तो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे 8 8 बार में भी ज्यादा हो जाएगा बेटा। 7 बार लेके जाएं, हाँ 7 बार लेके जाना पड़ेगा। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 का 9 से 50, 7 छंग 42, 42 और 4 46 हो जाएगा बेटा। ये आ जाएगा 1 और 3 14, 74। डेसिमल लगा है, 0 0 आ जाएगा बेटा। एक डिजिट और लेके जाना है, तो
4 बार में चला जाएगा, ये 3.74 आ जाएगा। चलिए, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 60 इंटू 3.74 इंटू में कितना बेटा, ये आपका वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। अरे शिट, चलिए यहाँ तक देख लीजिएगा, 60 इंटू 3.74 आया था। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 210.4। तो बेटा आंसर जो आ रहा है वो आपका 7 चौको 28, 8 से शुरू होगा, 7 एवं 7 दूनी 14, 70.8, ये करीब 14 से स्टार्ट होकर ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, करीब करीब 14 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा अगर आप वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू जब आप निकालेंगे तो बेटा लगभग में आंसर कितना आ जाएगा, ये 7 ग्राम है। से 1 सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर का वजन बेटा 7 ग्राम दिया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 7 ग्राम दिया हुआ है बेटा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, 2104 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल जो वेट आ जाएगा, टोटल वेट जो आ जाएगा, टोटल वेट वो आ जाएगा, इसका वॉल्यूम जो है वो 2104.0 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 और 1470 के आसपास आ रहा है, 1470, 1472.8 के आसपास आ जाएगा, 1478। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग में पूछा हुआ है तो करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अगर कभी भी किसी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो आप क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ विषमबाहु त्रिभुज था तो पहले उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 800 रुपए की एक राशि, 800 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है बेटा, 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। बेटा देखिए, 800 रुपए की राशि है, 800 रुपए की जो राशि है वो 956 ऑलरेडी हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 956 ऑलरेडी हो चुकी है। ब्याज दर को कितना बढ़ा रहे हैं, 4% बढ़ा रहे हैं। बेटा 4% अगर बढ़ा दें तो हर साल 4% ब्याज ज्यादा मिलता है। और कितने साल तक चाहिए, 3 ही साल तक चाहिए। 3 साल में 956 रुपए तो हो चुके हैं। अगर मैं 3 साल तक ब्याज और ले लूं तो 4 तिया 12% का ब्याज मुझे और मिल जाता, 12% का ब्याज और मिल जाता। कितने रुपए पर, 800 रुपए पर। तो 800 पर 1200 रुपए, 800 का 12% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 96 रुपए और मिल जाते, 96 रुपए और मिल जाते। 956 रुपए तो थे ही, 96 रुपए और मिल जाते। तो टोटल बेटा कितना हो जाता, 52, लास्ट में 52 आ रहा है आपका, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो आपका 1052 रुपए मिल जाते। ध्यान रखिएगा इसमें पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 800 से 956 हो चुका था एक निश्चित ब्याज दर पर। हमें 4% की दर और चाहिए थी 3 साल के लिए, 4% की ब्याज दर चाहिए थी 3 साल के लिए। तो 4% की ब्याज दर अगर मैं 3 साल के लिए लेता, 4% की ब्याज दर 3 साल तक बढ़ा देता तो 4 से 12% का ब्याज और मिल जाता। अब 800 पे ही 12% की वैल्यू बढ़ा दीजिए आप, 96 रुपीज आपको और मिल जाते। 956 आपको मिल चुकी है वैल्यू, 96 और मिल जाती, 1052 रुपीज का टोटल अमाउंट बन जाता है आपका। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज जो है, कई बच्चे इस क्वेश्चन में परेशान रहते हैं, आज के बाद आज परेशान नहीं होंगे। लिखा हुआ है 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 3 रन से बढ़ जाता है। कितना रन से बढ़ जाता है बेटा, 3 रन से बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो बेटा मुझे ये बताइए, 16वीं पारी तक कुछ औसत रहा होगा, 16वीं पारी तक कुछ औसत रहा होगा, 16 पारी तक कुछ औसत रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ एक्स रहा होगा। 17वीं पारी में उसने कितना बनाया, 87 रन बनाया, जिससे उसका पुराना वाला औसत जो है कितना बढ़ गया, x+3 हो गया। बेटा मुझे ये बताओ, क्या इन 87 रनों में से उसने 16 बार 3-3 वैल्यू नहीं बढ़ा दी होगी। दोबारा समझाता हूँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 16 पारियां, तो पहली दूसरी तीसरी ऐसे कर करके कर रही, 16 पारी तक इसका औसत एक्स एक्स एक्स, मैं मान के चलता हूँ ये एक्स कुछ औसत था। ठीक है, जब 17वीं पारी उसने खेली, कौन सी पारी खेली, 17वीं, और कितने रन बना दिए, 87 बना दिए। तो 87 रन बनाने की वजह से इसके औसत में जो परिवर्तन आया वो x+3, हर बार x+3 आ जाएगा। मतलब 16 बार उसने 3-3 रन बेच दिए हैं या दे दिए हैं, गिव अवे कर दिया है। तो मैं मान के चलता हूँ 3 पारियों में, 16 पारियों में 3-3 रन दिए, तो 16 3 48, 48 रन तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 16 बार, 3-3 करके 16 पारियों में उसने 48 रन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो बेटा बचा कितना होगा, 48 रन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो कितना बचेगा, 39 रन बचेंगे। 39, यही हमारा पुराना औसत हो जाएगा।
नया वाला औसत हो जाएगा, उसका नया औसत हो जाएगा 17वीं पारी के बाद। अगर पुराना औसत बचता तो 79 39 से 3 को माइनस कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 25% की छूट पर, एक वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। 25% की छूट पर 3600 का बेचा गया, यानी 75% पर की जो वैल्यू है वो 3600 के बराबर है। 75% की जो वैल्यू है वो 3600 के बराबर है। कह रहा है रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एमपी निकालना है बेटा। एमपी कितने परसेंट होता है? 100% होता है। मुझे ये बताइए 100% की वैल्यू निकालनी है बेटा। एक तरीका और मैं बताता हूँ। जैसे 75 है, 75 को आपको 100 बनाने के लिए, 75 को 100 बनाने के लिए आप किसकी गुणा करोगे बेटा? 4/3 की गुणा कर दोगे। किसकी गुणा करोगे? 4/3 की गुणा कर दोगे। तो 3600 में भी किसकी गुणा कर दें? 4/3 की। 12 चौक 4800 रुपए आपका आ जाएगा। बड़ा 12 चौक 4800 रुपए आपका आ जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर, एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपए अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होता है। अच्छा, कह रहा है प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? बेटा ये बताइए आप। पहले मैं मान के चलता हूँ आम का सीपी जो है वो 100% का है। पहले उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया? 25% का। तो वैल्यू कितनी बनेगी? 125। फिर कह रहा है 1 रुपए बढ़ाकर बेचे तो 50% का प्रॉफिट हो जाता है। मुझे बताइए यहाँ परसेंटेज में कितने का चेंज आ रहा है? 25% का। अगर 25% का चेंज है तो 25% की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी? 1 रुपए। भाई 125 से 150 रुपए बन गया, मतलब 25% का प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। और क्यों होने लगा? क्योंकि 1 रुपए वो अधिक वसूल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 25% का मान किसके बराबर है? 1 रुपए के बराबर है। तो कह रहा है आम की प्रारंभिक कीमत कितनी थी? बेटा प्रारंभिक कीमत 125% थी। तो 25 की वैल्यू अगर 125 है तो 25 को कितने गुना करना पड़ेगा? 5। 125%। तो 125 यहाँ 5 का गुणा तो यहाँ भी 5 का गुणा होगा। 5 एकम 5, यानी 125% रुपए के हिसाब से 5 रुपए का आम पहले बिक रहा होगा। पहले आम कितने रुपए का बिक रहा होगा? 5 रुपए का बिक रहा होगा। बेटा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन जो है आपको इन क्वेश्चंस को करने में 8 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आप 8 से 10 सेकंड ज्यादा लगा रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत करिए ताकि टाइम आप बचा सके पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा एक विक्रेता है अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। बेटा मुझे ये बताओ अगर सीपी इसका 100 हो जाए तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? एमपी कितना हो जाएगा? कह रहा है 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक मतलब 120% हो जाएगा। बेटा कितना परसेंट हो जाएगा? 120% हो जाएगा। फिर कह रहा है अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट अगर देगा, बेटा 10% की छूट दे देगा तो 120 पे कितने परसेंट का? 10% का छूट मिलेगा। 120 पे 10% की छूट मतलब 12 रुपए की छूट। तो कितना बचेगा हमारा? 108 रुपए बच जाएगा। अब मुझे बताइए 100 की खरीदी 108 की बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट? 8 का। कितने पर? 100 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा बेटा 8%। प्रॉफिट का परसेंट कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती के बाद पी रुपए आती है, वस्तु की मूल लागत ज्ञात कीजिए। मैं मान के चलता हूँ वस्तु की मूल लागत ए थी। बेटा 20% की जब कटौती होगी तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। छूट जाएगा, कितना बचेगा? 4/5 बच जाएगा। फिर 25% की छूट दी गई है। 25% की छूट कितनी होती है बेटा? 1/4 होती है। 4 से 1 रुपए छूट जाएगा, कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। और कह रहा है ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? पी के बराबर हो जाती है। तो ये वैल्यू पी के बराबर हो जाएगी। 4 से 4 कैंसिल। वस्तु की मूल लागत कितनी थी बेटा? ए का मान कितना था? 5 ऊपर चला जाएगा तो 5p बटे में कितना आ जाएगा? 3। वस्तु की जो मूल लागत थी वो बेटा कितनी थी? 5p/3। तो 5p/3 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 20% की छूट मतलब 1/5। 5 पे 1 छूटेगा, 4/5 हो जाएगा। 25% की छूट मतलब 1/4। 4 पे 1 रुपए छूटेगा, 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 5 को ऊपर 3 को नीचे भेज देंगे तो ए का मान बराबर 5p/3 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा 16 आदमी किसी काम को 14 घंटे में करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी किसी काम को, बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 का फॉर्मूला बताया था।
तो देखें 16 आदमी है, 16 आदमी है, किसी काम को 14 घंटे कर रहे हैं और 12 दिन में निपटा दे रहे हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे, तो 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे? डी दिन में कर लेंगे बेटा। कितने दिन में कर लेंगे? डी दिन में कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी 28, 2 से काट देंगे, 8 दिन। कितने दिन लग जाएंगे बेटा? अब नए वाले आदमियों को 8 दिन में काम ये समाप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विमान 600 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा? बेटा देखिए 6,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो 8 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी? 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 40 कितना आ जाएगा? 750 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। कह रहा है यदि उसकी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, तो चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते तो बेटा नई चाल कितनी आ जाएगी? नई चाल आ जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कह रहा है 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो बेटा समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी दे रखी है? 9000 किलोमीटर की दे रखी है। चाल हमारी नई कितनी आ गई? 1000 आ गई। अगर मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितने घंटे लग जाएंगे बेटा? 9 घंटे में चाल कवर हो जाएगी। 9 घंटे में ये दूरी कवर हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था। 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करनी है। 750 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ जाएगी। 250 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ानी है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1000 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। तो समय बराबर 9000 बटे 1000 बराबर कितने घंटे आ जाएगा? 9 घंटे आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 1008 को किस अंक एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगा? बेटा ये आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लिया जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप कहाँ रखेंगे? होमवर्क के लिए रखेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपए है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? बेटा ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में रख लीजिए। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में रख लीजिए। अभी एमपी और एसपी वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था। टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। टीवी सेट का अंकित मूल्य 100% की वैल्यू 6500 है, तो 12% छूट दे देंगे। 88% की वैल्यू क्या होगी निकालना है, कैलकुलेट करेंगे। होमवर्क में क्वेश्चन ये भी है आपका। तो 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को, समवृत्ताकार शंकु मतलब कुछ ऐसा करके शंकु है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपकी, एक समवृत्ताकार शंकु है, कहने का मतलब वृत्त बना हुआ है नीचे की तरफ, जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है बेटा? 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। आपसे कहा है शंकु को गलाया जाता है उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर होते हैं छोटे छोटे ट्रायंगल बनाने, छोटे छोटे शंकु बनाने, जिनकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है बेटा, और ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। तो बेटा ध्यान रखिएगा बड़े वाले जो शंकु का आयतन होता है वो छोटे छोटे शंकुओं में बनाया जाता है, कभी भी आयतन बदलेगा नहीं। मतलब बड़े वाले शंकु को गलाकर जब हम छोटे छोटे शंकु बनाएंगे तो उन सारे छोटे शंकुओं का जो आयतन होगा वो बड़े वाले शंकु के आयतन के बराबर होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? शंकु का जो आयतन होता है बेटा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान से देखते हैं 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू 15 है तो 15 गुणे 15 हो जाएगा। एच का मान 20 है। बराबर मैं मान के चलता हूँ जो शंकु बने हैं छोटे वाले वो एन बने हैं, एन नंबर ऑफ शंकु है तो 1/3 पाई, त्रिज्या 1.5 इंटू 1.5 आ जाएगी, 1.5 इंटू 1.5, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। 1/3 से 1/3 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा। 15 15 15 15, 5 से काटोगे 5 चौको 20 और 10 धाम 100, 400 आ जाएंगे। कितने शंकु आ जाएंगे बेटा? 400 शंकु आ जाएंगे। तो एक शंकु को गलाकर कितने शंकु बनाए गए हैं बेटा? 4 शंकु बनाए गए हैं। चौथा वाला तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 400 है बेटा, 400 शंकु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से हमारी आज की क्लास खत्म होती है।
उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लगे होंगे, आज की क्लास में कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपका बहुत बहुत आभार, आपने पहली 2 वीडियोस पर इतना सारा प्यार दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इतना ही प्यार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।